बैठी है, खासतौर पर लाहौर में जो है वो तो बड़े खुश है क्योंकि वो सुकून में। उन सबको मेरा सलाम। मुझे कहते हैं सुहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। जी आपने वो तो कह दिया, लेकिन मैं अभी जब आ रहा था अपने घर से तो हमारे दफ्तर के रास्ते में भी एक दो जगह रुकावटें हैं। हमें सड़क अपनी मुड़ के आना पड़ा। वॉल्टन रोड ख़ास तौर पे बंद की हुई है और बाहर जो खारजी रास्ते हैं लाहौर के वो भी क्या है कि बंद हैं। पंजाब में भी लगा दिया जी 144 जो है वो लगाई हुई है। तो बहरहाल खबर इस वक्त यही है कि इस्लामाबाद तो मुकम्मल सील किया गया, टोटली बिल्कुल। हमने अभी थोड़ी देर पहले विजुअल देखे जो हरमीत ने हमें भिजवाए। हरमीत हमारे साथ इसीलिए मौजूद नहीं आज क्योंकि वो दफ्तर नहीं पहुंच पाया। वो खुद भी मतलब ये है कि लाहौर का तो चले हाल कंपैरेटिवली इसलिए बेहतर है बिकॉज एक्टिविटीज़ हो रही है। हाँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भी सर आज हर किस्म के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, सब कुछ बंद है। हालांकि यहाँ लॉन्ग मार्च नहीं है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ के मौजूद लोग जो है वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर सन्नाटा है, अंदर सड़कें खाली हैं क्योंकि दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, जिसकी वजह से हरमीत भी आज ऑफिस नहीं पहुँच सका। जी कंटेनर्स लगाए हुए हैं तमाम रास्तों के ऊपर। ये आप विजुअली भी देख रहे हैं कि तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना भी है इस वजह से, आने जाने में जो आमद रफ्त है उसमें दिक्कत का सामना है। मोहम्मद हफीज़ जो मशहूर क्रिकेटर हैं उन्होंने आज लाहौर से एक ट्वीट किया हुआ था, सुबह सुबह मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि जो लाहौर है वहाँ पे किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा और एटीएम मशीन जो हैं वहाँ भी कैश नहीं है। लोगों ने जल्दी में तमाम कैश निकलवा लिया और भरने वाला नहीं है कोई। हरबे अपना के रोका जा सकता है लॉन्ग मार्च के लिए। जहाँ जहाँ से जिन जिन शहरों से लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद लेके जाना है, हर वो कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में तो इटसेल्फ देखते हैं आप, ये स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव है। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले के ये कंटेनर्स बड़े बड़े, एक नहीं दो नहीं, एक दूसरे के ऊपर रखकर बकाया तौर पर रास्ते मुकम्मल तौर पर रोके गए हैं, जिसमें मकामी लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लाहौर में जैसे आप बता रहे एटीएम इज़ नॉट वर्किंग और आपके जो बैंक्स हैं वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे। और अगर आप बात करें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को बिला वजह छुट्टी दे दी है। जी असातिज़ा गए हुए हैं, बच्चे जो हैं बहुत से स्कूलों में उनको मना किया गया, उनकी छुट्टी है। इसके साथ हम ये देखें तो जो कॉल है वो इमरान खान ने कल कॉल दी। उन्होंने कहा किसी सूरत में धरने को हम रोकेंगे नहीं, लॉन्ग मार्च को रोकेंगे नहीं, हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। वो खुद कह रहे थे कि वो खुद भी पहुंचेंगे। उसके बारे में राना सलाउल्लाह जो है वो कह रहे थे कि हमने हर सूरत में रोकना है। हुकूमत का फैसला ये है कि हमने हर सूरत में इस लॉन्ग मार्च को रोकना है। वो कहते हैं कि अगर खूनी मार्च ना कहा जाता इसको, और खूनी मार्च जिस तरह से उन्होंने एक सबूत दिया कि कांस्टेबल जो है लाहौर में मॉडल टाउन में फायरिंग से शहीद हो गया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये गालियों से गोलियों तक आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे है सर। और सर दूसरी जानिब ये भी देखें कि हमने इसको जो इमरान खान की बात की जाए तो उन्होंने इसको हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया है। द अदर साइड वो कह रहे हैं खूनी मार्च है, फसाद और फितना बर्पा करना चाहते हैं और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बहुत सारे लोग और सीनियर तज़्ज़ाकार ये भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो रही है। सर इससे पहले भी तो देखें ना कि किस तरह पकड़ धकड़ की है। सारी फीमेल्स लीडरान जो है वो देखा जाए अगर PTI की तो उनके घर गए, रेड किया। शीरी मिसारी की एग्जाम्पल हमारे पास है, यास्मीन राशिद, सादिया सुहेल राना, हमाद असरी घर भी गए, कल जुल्फी बुखारी के घर भी गए। ऑल दो कि उनको पहले पता लग गया बैकअप प्लान उनका है, वो लोग घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी PTI गवर्नमेंट को पकड़ने की और तमाम लोग जो कि लॉन्ग मार्च पे पहुंचने वाले हैं लोगों को लेकर उनको पकड़ने की मुकम्मल तैयारी है। बैकअप प्लान सर क्या हो सकता है PTI का? क्या कहेंगे आप आज लॉन्ग मार्च के हवाले से? इज इट लाइक जो पहले एक यॉनरा रहा है इनका उस तरह का होगा या दे फेल्ड ऑलरेडी? मेरे ख्याल में कोशिश तो पूरी करेगी PTI के हर सूरत में वहाँ पे पहुँचा जाए और लॉन्ग मार्च का चाहे वो थोड़े लोगों के साथ हो उसको दिखाया जाए करके। लेकिन ये है कि जैसे वो कह रहे हैं कि PTI का प्लान ये है कि पेशावर से एक बड़े पेशावर में उनको चूँकि प्रोटेक्शन है, हम ये कह सकते हैं कि पेशावर के बॉर्डर से लेके पंजाब के बॉर्डर तक तो वो आज़ादी के साथ आ सकेंगे। लेकिन वहाँ पे फिर रिक्वेस्ट की है FC से भी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी से हुकूमत ने कि उनको वहाँ पे तैनात किया जाए, वो उसको रोकें। और कंटेनर जो हैं वो भी लगाए गए हैं। हर सूरत में कोशिश तो यही है कि किसी सूरत में KPK से लोगों को दाखिल ना होने दिया जाए। सर हालात अभी तो कंट्रोल में है, अभी तो कंट्रोल में है। अल्लाह करे कि कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल ना हो। अच्छा, ये धरना किसके कहने पे हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, इस हवाले से भी मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। इमरान खान जो हैं वो जो अभी 3 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल ही रहें, वो किसी का वो साथ ना दें, उसके बारे में कल उन्होंने कहा कि न्यूट्रल अगर अब भी न्यूट्रल रहे
तो फिर फ़ायदा क्या है। मतलब उन्होंने इशारा किया अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि उनको रोल प्ले करना चाहिए। एक और ट्वीट सामने आई है, उन्होंने कल ये भी कहा कि मैं बताता हूं तमाम लोगों को, जो लोग भी इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं, जिन जिन सूबों से, जिन जिन सिटीज से, रुकावटें खुद हटाएं। हाँ, वो नौजवानों को कहा कि ये तुम्हारा काम है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि मरियम नवाज ने भी ये कहा कि मेरा तो ख्याल है, उनकी ज़ाती राय थी ये कि इस जुलूस को, इस लॉन्ग मार्च को दाखिल होने दिया जाए इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा हुकूमत के खिलाफ तो ये है नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। खैर बहरहाल हम हमारी टॉप स्टोरी भी यही थी जिसको हमने इतना डिस्कस कर लिया, वो इसलिए क्योंकि ज़रूरत ही इस चीज़ की है। बताएं आपको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी डाइवर्जन लगी है। अच्छी बात, हमें किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं करना, हमने सिर्फ आपको अपडेट करना है, सिर्फ आपको बताना है कि कहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं। तो अपनी हिफाजत खुद करें, कोशिश करें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ताकि हालात मुल्क की मज़ीद ख़राब ना हो। सपोर्ट करें, लेकिन अभी सूरत अगर ख़राब हो रही है तो आप उस चीज़ का हिस्सा ना बने। हम पंजाब और सिंध की बात करें तो मैंने इनिशियली आपको बताया कि सर दफ़ा 144 नाफिज हो गई है। टॉप स्टोरी में सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। और हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मार्च की इजाज़त ना देने का फैसला, लेकिन उनका PTI का बैकअप प्लान पूरा है, जबकि गवर्नमेंट भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। सर आगे हम इंशाल्लाह जो है वो चेरी के फल को लेकर हम डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छी खबरें भी मॉर्निंग शो में हमने शामिल करनी है, उसकी थोड़ी सी हटके ज़रा मतलब लाइटर साइड पे चले जाएंगे, लेकिन पहले हम भरपूर डिस्कस करेंगे। आज नज़ीर लगारी साहब उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद होंगे। लॉन्ग मार्च के मुज़मरात क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, क्या हुकूमत टारगेट में कामयाब होगी या अपोजिशन जो इस वक्त इमरान खान की है वो अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब होगी, इसके नुकसानात क्या होंगे, ये भी हमें डिस्कस करने हैं एक ऐसे मौके के ऊपर जब IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पे आज से मुज़ाकरात होने हैं, मिफ्ता इस्माइल पहुंच गए हुए हैं। सर हॉट टॉपिक यही है, CC के बारे में हम और दो बात करेंगे पूरे प्रोग्राम में, लेकिन अगर हम अपनी टॉप स्टोरीज की बात करें तो थोड़ा सा हमने थोड़ा लाइटर भी करना है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से तो हमने बहुत सारा आपको अपडेट करना है। आप न्यूज़ देखेंगे, करंट शोज देखेंगे, अपडेट्स देखेंगे, लेकिन आज की टॉप स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं। चेरी का फल जो है पककर तैयार हो गया है, इसका प्रोसेस क्या होता है इस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा एपिलेप्सी की हम बात करेंगे। सर कुछ दिन पहले भी हम प्रोग्राम में कोशिश कर रहे थे कि पूरा प्रोग्राम इस पे करें कि मिर्गी जो है ये मर्ज क्या है और इसकी दवाइयाँ किस तरह से मिलती हैं, इसका इलाज मुआवजा किस तरह से मुमकिन है। और अब पाकिस्तान में एक और अहम खबर ये है कि बाइकर्स, फीमेल बाइकर्स बड़ी तादाद में हो गई हैं, रोमिंग अराउंड ऑल ओवर द पाकिस्तान, इस्लामाबाद में देखी जाती हैं। तो आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और आपसे मुलाकात भी कराएंगे एक ऐसी बाइकर की, ये भी टू बी कॉन्टिन्यूट कर देते हैं सर। इसके अलावा हमारे साथ एक सिंगर होंगे, अवैस रजा उनका नाम होगा। थोड़ा सा सुबह को मौसीकी के थ्रू हम थोड़ा सा गुनगुना के थोड़ा सा लाइटर मूड पे करने की कोशिश करेंगे। और तो सुहा जब आज आई थी ना तो गुनगुनाती आई थी, मैं सोच रहा था आज पता नहीं सुहा ने खुद ही आज नारे बजने हैं, आज नारे। ऊपर से PTI की अगर बात की जाए वो तो अपने लॉन्ग मार्च हो या ना हो, सिर्फ वो जो उनके होते हैं तराने उनकी पार्टी के, उसको गा के उसको एंजॉय करके लोग एंजॉय करने बेसिकली जा रहे हैं। अच्छा चलें वो देखते हैं। बहरहाल हम चले डेली डोज की तरफ। डेली डोज में सबसे पहली खबर हमारे पास ये है कि कान फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म जॉय लैंड की नुमाइश के लिए वो पेश कर दी गई। ये शॉर्ट फिल्म है ड्यूरेशन की, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की फिल्म नहीं है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो सरमद खूसट हैं, उन्होंने ये बनाई है। और स्टैंडिंग ओवेशन मिला सर, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और लोगों ने, अगर आप देखें स्क्रीन पर, तो उनकी ड्रेसिंग की बड़ी तारीफ की है। सरवत को देखिए सर, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी मशरकी लिबास ऑल ओवर द रेड कारपेट। मुझे सरवत गिलानी रेड कारपेट में मौजूद थी, वो बड़ा अच्छा इंप्रेसिव लग रहा था उसका, जो उसे रेड कारपेट से तस्वीर अपनी भेजी हुई है। बहरहाल अभी तक कान में हमारे किसी ड्रामे, या ड्रामा तो नहीं कहना चाहिए, टेलीफिल्म या फिल्म, शॉर्ट फिल्म वगैरह को ऐसा अवार्ड तो नहीं मिला। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं, कान बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और जहाँ पे पैरेलल सिनेमा की चीज़ें भी पेश की जाती हैं, मेन स्ट्रीम जो सिनेमा है उसकी भी चीज़ें पेश की जाती हैं। जैसे 2-3 दिन पहले टॉप गन मैवरिक जो है वो उसको पेश किया गया था और टॉम क्रूज़ वहाँ पे मौजूद थे जिनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। तो बहरहाल हमारे लिए टॉम क्रूज़ की फिल्म देखना वो जो है वो तो एक बड़े मज़े की चीज़ होगी टॉप गन को सिनेमा में। लेकिन ये है कि अगर इरफान सरमद खूसट ने अपनी जगह बना ली अपनी फिल्म के साथ जॉय लैंड,
जॉयलैंड की, तो ये भी अप्रिशिएबल है। मतलब ये और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया सर। हम समझते हैं कि वहाँ अपनी जगह बनाना पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। डेली डोज अगला जो है सर वो जर्मनी से है, और जर्मनी से ये है कि मौजूद वहाँ के जो लोग हैं और उसके अलावा जो लोग आना चाहते हैं, लोग विज़िट करना चाहते हैं जर्मनी, उनके लिए सर पाकिस्तानी 2000 रुपये और $9.5 डॉलर उसमें सर अब एक ऐसी टिकट मिलेगी जिसमें आप ऑल ओवर द जर्मनी कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, वो बस हो, वो ट्रेन हो, और ये सर सबके लिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ 3 मंथ्स, ज़्यादा पूरे साल के लिए नहीं। और सर इसके लिए सब्सिडी भी कोई 2 अरब से ज़्यादा दी है इन्होंने। अच्छा, तो ये मतलब ये है कि टूरिज्म के लिए उन्होंने बड़ा एक काम ऐसा किया है जो उनके हम टूरिज्म को प्रमोट करेगा। उन्होंने कहा है कि इंटरसिटी आप अपने जो हैं वो उसमें ये जो टिकट आप खरीदेंगे ये पास होता है तकरीबन 1 महीने भर का। 3 माह का होगा ये। 3 माह का भी है, 3 माह का भी है, 3 माह का $30 का शायद। नहीं सर, ये एक ही टिकट मिलेगी और वो टिकट इम्प्लीमेंट होगी 3 माह के लिए। अच्छा। पाकिस्तानी सर जो है वो 2000 रुपये हैं और $9.5 वहाँ के बनते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सब्सिडी कई अरब डॉलर की सब्सिडी जो जर्मनी की हुकूमत है वो दे रही है मुसाफिरों को लाने के लिए वहाँ पे लोग आएँ। अच्छा, मैं एक दफ़ा गया था जर्मनी और बड़ा मज़ा आया। वो मैंने स्विट्ज़रलैंड से सफ़र किया ट्रेन का, और वो जो एक स्विट्ज़रलैंड से चलती हुई जर्मनी के अंदर दाखिल हुई, जर्मनी के शहरों में मुख्तलिफ ट्रेनें मैंने इस्तेमाल की। इतना शानदार मजबूत निज़ाम है। फ्रैंकफर्ट, ये ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छा ऐसी कोई खबर आती है ना, मुझे यकीन होता है कि आपने वहाँ विजिट किया होगा। मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ कि ऐसी किसी खबर पे आप मुझे कहें, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस है अब्दुल रऊफ साहब का कि पूरी दुनिया घूम के आज हम यहाँ बैठ के आपको बता रहे होते हैं कौन सा मुल्क कैसे आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम जो होता है ना वो ये होता है कि ज़बान का मसला बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में जब आप जाएँ तो अक्सर लोग आपको अंग्रेज़ी ज़बान नहीं पता चलती, और साइन बोर्ड वगैरह सारे जो है वो जर्मन ज़बान में लिखे हुए हैं, तो आपको वो दिक्कत पेश आती है। बेहतर यही है कि जब आप जाएं तो अब तो खैर वो जैसे हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे गूगल वो ऐनक लेके जाएंगे गूगल की जो है। लेकिन सर दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देयर लैंग्वेजेस। मतलब अगर टर्की की बात की जाए, जर्मनी की और 2-3 ऐसी कंट्रीज है सर, इतना इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट स्टिल वो अपनी जुबान को लेके बड़े कॉन्शियस है। भाई आपको उनकी जुबान सीखनी है तो ही आप उनसे मुखातिब हो सकते हैं, इंग्लिश को भी इतना प्रेफर नहीं करते वो लोग। हाँ बिल्कुल। फ्रांस में भी, फ्रांस में आप जाओ, फ्रांस में लोग फ्रेंच बोल रहे होते हैं। जापान गया था मैं, जापान में लोग बिल्कुल जापानीज ज़बान में नहीं अंग्रेज़ी समझते, बहुत मुश्किल से आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है अगर आप रास्ता भूल रहे हैं तो। लेकिन यह तो अब तो गूगल मैप ने आसान कर दिया, गूगल मैप के जरिए आप रास्ता देख लेते हैं। लेकिन ये इन कौमों की कामयाबी की वजह जो कि अप्रिशिएटेबल भी है, तो हमें भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली डोज में आगे मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया कुछ अर्सा पहले ही हमारे से, उनके कुछ मुंसलिक जो सर उनके पार्टनर्स हैं, जो उनकी टीम है, जो अच्छे एक्टर है हमारे, सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो सर उसकी एक पूरी सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं। अब देखना ये कि वो मूवी बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, सीरीज़ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेकिन इंस्पायर्ड मुझे लगता है सर उर्दुगुल से या फिर मेरा सुल्तान भी सर। हाँ, मेरा सुल्तान जो है वो तो एक बिल्कुल ही फिक्शनल सी, मतलब वो चीज़ थी ना, अर्तुगरुल हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो उससे हम ज़्यादा मुतासिर होकर कह सकते हैं। ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि हमें तुर्की के साथ जॉइंट प्रोडक्शन में जाना चाहिए। इसमें भी एक मशहूर डायरेक्टर उनके तुर्की के जो है प्रोडक्शन टीम वहाँ से शामिल होगी। सलाहुद्दीन अयूबी हम जानते हैं कि मुस्लिम हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा बड़ा जनरल है कि जिसकी सलाहियतें दुनिया मानती है। ये सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस तरीके से जंगें लड़ी, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं इसके बारे में पढ़ा था जिस वक्त इंग्लैंड से, यूरोप से बेपनाह लोग, चूँकि वो जो क्रूसेडर्स थे वो यहाँ पे आए थे जंग लड़ने के लिए, और वो क्रूसेडर जो हैं वो मुसल्ला से पूरी तरह लोहे के उसमें वो अपने उन्होंने लिबास ऐसे पहने थे, लोहे की चेन और ये भी वगैरह वगैरह। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने क्या किया कि वो पीछे हटना शुरू हो गया। अच्छा। इसने पूरा जासूसी का निज़ाम अपना मुरतब किया होता है, जिन्होंने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में है, और ये पीछे हटते 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 तकरीबन 300-350 किलोमीटर पीछे चला गया। और जब वो पहुंचा तो एक ऐसी जगह पहुंचा जो बहुत गर्म थी। तो वहाँ पे इसने फिर अटैक किया। उस गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में लोग जो हैं वो उनके भुन गए, और ये तकरीबन क्रूसेडर्स की ऐसी तैसी उसने कर दी। लेकिन जब यरूशलेम के ऊपर सलाहुद्दीन अयूबी ने कब्जा कर लिया, उसके बाद जो उसका सलूक था वहाँ पे रहने वाले ईसाइयों के साथ, इवन यहूदियों के साथ, वो इतना
एग्जाम्पलरी था कि उसकी मिसालें दी और जाती सर हैं। देखिए, आपने तो ये एक थोड़ा सा किस्सा एक्सप्लेन किया ना, लोगों ने सुन लिया, लेकिन हमारे बच्चे जो आजकल मुताले के इतने शौकीन नहीं है और देखते नहीं है, इस तरह की सीरीज़ बनाकर उनको सर पिक्चराइज करके बताना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। लोग इंटरेस्ट भी लेंगे और इंटरेस्ट लेने के साथ साथ उसे देखते रहेंगे, तो ये बाकायदा तौर पर मैं तैयारियां सिर्फ शुरू एक हो बात गई कह हैं। दूं यहाँ पे, और वो ये है कि फिर हम ब्रेक पे चले जाने, और वो ये है कि एक बहुत ही शानदार फिल्म हॉलीवुड की बनी थी, एम्पायर ऑफ हेवन, जो सलाउद्दीन अयूबी के इसी क्रूसेड्स के हवाले से थी, और क्रूसेडर्स के ख़िलाफ़ वो जो जंग है उसके हवाले से थी। और बाद में जब उसने कब्ज़ा कर लिया तो फिर उसने क्या किया, उसमें सलाउद्दीन अयूबी को बहुत आला तरीके पे पेश किया गया है, और चूँकि आला तरीके पे पेश किया गया इसलिए वो हज़म नहीं हुई थी यूरोप के सिनेमा गोअर्स को या यूरोप के लोगों को। लेकिन आप ज़रूर देखें एम्पायर ऑफ हेवन, बड़ी अच्छी फिल्म है। और फिर उम्मीदें बांधे रखें, उम्मीदें बांधे रखें कि ये हमारी जो प्रोडक्शन है जो पाकिस्तान की और टर्की की होगी जॉइंट, ये बहुत अच्छी साबित होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे, बहुत सारी खबरें आपको बहुत सारा अपडेट करना है, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चूंकि वेकअप कॉल हम आपने सुबह भी दी कि सुबह उठें और दिन का बाकायदा से आगाज़ करें, लेकिन जो लोग पहले उठ गए सर उनको तो पता कि मुल्की हालात क्या हैं, लेकिन जो अभी उठ रहे हैं और दिन का आगाज़ कर रहे हैं सर, आज के दिन की मुनासबत से एक और अहम खबर भी है जो कि अफसोसनाक भी है, परेशान कुन भी है, और हमारे लिए सर बड़ी क्लोज टू आवर हार्ट एज़ वेल। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक जो है सर, वो दहशतगर्दी फंडिंग केस में हमने 2 दिन पहले बहुत डिस्कस भी किया। आज 25 मई को सर फैसला भी जो सुनाया गया था उस पर आज सज़ा सुना गई है। अल्लाह खैर करे। मतलब ये है कि इस बारे में बहुत ही फ़िक्रमंद है मिशाल मलिक की। मैं परसों देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने रो रो के अपना दुपट्टा फैला के इमरान खान से और दीगर पार्टियों से जो हुकूमत में भी हैं उनसे दरख्वास्त की थी। उनकी बेटी भी रो रही थी और वो ये कह रही थी कि खुदा के लिए 25 तारीख को गवर्नमेंट को चाहिए कि दुनिया को प्रेशराइज़ करे कि किसी भी तरह से यासिन मलिक को वो सज़ा ना सुनाई जाए जिसका उन्हें अंदेशा है। कहा जाता है कि यासिन मलिक को जो है मौत की सज़ा भी हो सकती है और उनको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। काफ़ी अर्से से यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद हैं, वहाँ पे एक उनको सख्त किस्म की अजियतों का शिकार भी किया गया। ये एक बेसूद फरसूदा इल्ज़ाम है जो उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने फ़ंडिंग की है, और वो फ़ंडिंग उसके नतीजे में वो कहते हैं कि जो कुव्वतें हैं वो जो इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, जिनको हम मुजाहिदीन कहते हैं उनको, और वो मुजाहिदीन हम ये जानते हैं कि वो टोटली अपने शहरी हैं, जो कश्मीर के अपने लोग हैं जो उठे हुए हैं, उनको इस तरीके से दबाया भी नहीं जा सकता। माजी में देखा जाए तो जैसे अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दी गई, मकबूल भट्ट को मारा गया, उस तरीके से वो यासिन मलिक को भी एक निशाना बनाना चाहते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें सोहा, तो इंडिया में इस तरह की कार्रवाइयाँ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, हाँ, मतलब जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। हमारी तरफ देखा जाए, हम अपने फ़िक्रों में पड़े हुए हैं। 2 चीज़ें हमने जैसे पहले भी बात की थी कि आज बड़ी इम्पॉर्टेंट है, एक IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ यासिन मलिक की सज़ा भी है। हमने ना तो उस बात का ख्याल रखा कि IMF को क्या मैसेज देंगे हम यहाँ पे पाकिस्तान में जब इस तरह के हालात होंगे कि हमारे यहाँ आपस में पॉलिटिकल पार्टीज लड़ झगड़ रही हैं, धरना करने की कोशिश कर रही हैं, एक धरना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसके अपनी पड़ी हुई सर, अपनी पड़ी हुई है। और सर वहाँ पर मौजूद जिन्हें हमने मुजाहिदीन का नाम दिए, वो वहाँ के वो लोग हैं, ख़ासतौर पर कश्मीरी, जो ख़ुद अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पर उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए हिंदुस्तान भी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। सर वानी की एग्जाम्पल हमारे सामने है, लोगों ने जवानी में अपनी जानें दी हैं। ये तो चले, अगर हम यासिन मलिक साहब की बात करें सर, ये तो चले जवानी से शुरू हुए हैं। अब तो मैंने उनकी रिसेंट पिक्चर देखी सर, वो पिक्चर देखने के भी काबिल नहीं थी। मतलब किस किस्म के टॉर्चर में उनको रखा गया और किस किस्म की अजियतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि कश्मीरी बहन भाई जो उनके वहाँ पर मौजूद है, जो कि कैद में है, उनको आज़ादी जैसे नेमत से रोशनास कराया जा सके। आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे याद है कि 2006 में यासिन मलिक का दौरा हुआ था पाकिस्तान का। जी 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 जी। और उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी इमरान खान के साथ। वो हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद थे। अच्छा। और हम पहली जो एक तरह का वाक़े को 1 साल गुजर गया था जब ज़ल्ज़ला आया था वहाँ पे 2006 में यासिन मलिक वहाँ पे आए और उन्होंने यकजहती का इजहार किया। उस वक्त हमने उनसे बात की, उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उनकी सेहत
काफ़ी गिर गई है। yes. बहरहाल अभी नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, धरने की हमने चल के उनसे बात कर ली है, धरने के क्या आफ्टर क्या इफेक्ट हो सकते टारगेट्स हैं? हैं, वो टारगेट अचीव होंगे नहीं होंगे, इमरान खान क्या चाहते हैं, क्यों ऐसे मौके के ऊपर इतना इंतशार वो फैलाना चाह रहे हैं, उनका टारगेट असल में है कौन? क्या मरियम के मुताबिक जो वो कहते हैं कि हमारा हम तो टारगेट नहीं है, इसका टारगेट इस्टेब्लिशमेंट है, क्या बाकी इस्टेब्लिशमेंट ही है? तो नज़ीर लगारी साहब कॉल पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये फरमाइए, ये इमरान खान को एक ऐसे मौके के ऊपर जब हालात मुल्क के काफ़ी कशीदा हैं, हालात परेशान कुन है, मईशत गिरी हुई है, ऐसे मौके के ऊपर वो क्या करना चाह रहे हैं कि जो वो उन्होंने ये धरने की कॉल दी हुई है? मेरे ख्याल में आप कह रहे थे ना कि किसको टारगेट कर रहे हैं, ये असल में पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। Yes. इनका टारगेट कोई और नहीं है, ये मुल्क है। और बाद में खुलेगा जब हम नहीं होंगे या हमारे होते हुए बातें खुल जाएं कि ये किसका खेल खेल रहे थे, ये बाद में पता चलेगा। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जिनके नाम ले रहे हैं उन्हीं का खेल खेल रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने मुझे हटाया, उन्हीं का खेल खेल रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से खेल रहे हैं। और इससे मुझे ये लगता है पहले सिस्टम को खतरा होता था, पहले जमहूरियत को खतरा होता था, पहले सियासी अमल को खतरा होता था, या पहले किसी सियासी जमात को खतरा होता था। इनकी एक्टिविटी से पाकिस्तान को खतरा है। और मुझे बहुत ही, मैं चूंकि आप रऊफ साहब आपने भी वो दिन देखे होंगे और मैंने तो, मुझे याद है जब बंगाल में जो कुछ हो रहा था उस वक्त जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी, उससे ज्यादा खराब हालात पैदा किए जा रहे हैं। और उससे ज्यादा, यानी सियासत में कैसा होता है कि नो रिटर्न के पॉइंट पर कुछ चला जाए, यानी जो हर मौके पर यू टर्न लेता है वो नो रिटर्न के पॉइंट पर चला गया है। और वो ये कहता है मैं किसी से बात नहीं करूंगा, वो ये कहता है कि सब अपनी शिकस्त मान लो, सियासी जमातें कोलैप्स कर जाएं, सिस्टम कोलैप्स कर जाए, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो कोलैप्स कर जाए, अगर कोई इदारे हैं तो कोलैप्स कर जाएं, अगर कोई अदलिया है तो मेरे आगे दो जानू हो जाए, अगर कोई फौज है तो मेरे आगे सजदा रेज हो जाए, अगर सियासी जमातें हैं तो मेरे आगे आकर लेट जाएं और अपने आप को फना समझें, फिर मैं बका की तरफ उठूंगा और फिर मैं उठकर जो है वो करूंगा। और जो 3.5 साल की हुक्मरानी थी, मुल्क को बर्बाद करने के अलावा इन्होंने क्या किया है? मुल्क को उठने के काबिल नहीं छोड़ा है। इनको मिला था 105 110 के दरमियान डॉलर, ये 200 तक ले गए। और ये झूठ बोला जा रहा है कि जनाब डॉलर को जो है ये 200 तक मौजूदा हुकूमत लेकर गई है। 100 जिस दिन ये इक़्तिदार में थे उस दिन 191 रुपए पर डॉलर खड़ा हुआ था। और डॉलर को जिस हालत में इन्होंने छोड़ा था, जिस तरह वो बेलगाम करके छोड़ा था, इसमें सब शामिल हैं, आलमी इदारे शामिल हैं, आलमी मालियाती इदारे शामिल हैं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी आला कार हैं, जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब शामिल हैं। और ये इसको सामने रखकर ये सारा खेल खेला जा रहा है। मुझे बहुत सी चीजें खतरे में नजर आती हैं। जी सर, ये कहिएगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को मिक्स करके एक आपने बताया कि इस तरह की सिचुएशन में सिलेक्शन ऑफ डेट बड़ी मैटर करती है। आज के दिन की मुनासबत से हमने देखा यासिन मलिक साहब का आज फैसला भी आना है, आपने IMF का जिक्र किया कि वहाँ पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ा क्रूशल टाइम है। तो शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे थे कि ये सिलेक्शन जो है वो इमरान खान की ही थी। हालांकि उन्हें कहा गया कि 2-3 दिन आगे पीछे कर ले, रुकने वाले तो ये है नहीं, हमने बहुत सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। तो इस दिन के मुनासबत से मजीद क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए था इमरान खान को। इन्होंने जो यूथ को गुमराह किया है, और बल्कि एक ऐसा पूरे के पूरे इनकी जितनी फॉलोइंग है वो नो रिटर्न पर खड़ी हुई है। और आज इंडिया में एक अहम फैसला होने जा रहा है। और ये एक कार्रवाई ये भी है कि जनाब यासीन मलिक के इशू से, यासीन मलिक के ट्रायल से, यासीन मलिक के आज जो कुछ वहां पर कोर्ट ने जजमेंट देनी है, और वो जजमेंट क्या होगी, वो इंसाफ का मुंह काला होगा। और इंडिया क्या करेगा? इंडिया ने इससे पहले क्या किया? हमें मकबूल भट्ट की शहादत याद है, मेरे पास मकबूल भट्ट के खत पड़े हुए थे जो उन्होंने वहां तिहाड़ जेल से लिखे थे, और किस तरह के हालात का मकबूल भट्ट ने मुकाबला किया था। यहाँ पर मार्शल्ला वालों ने मकबूल भट्ट की आवाज को यहाँ तक नहीं पहुंचने दिया था। और आज ये जो है वो
यासीन मलिक के बारे में इसको वहमो गुमान नहीं है कि यासीन मलिक के साथ क्या होने जा रहा है। ये एक हुर्रियत की आवाज़ है और थी, और मकबूल भट्ट के बाद ये एक बड़ी आवाज़ है, और पूरे कश्मीर के लिए एक पूरे कश्मीर की आवाज़ है ये। और यासीन मलिक की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान की कोर्ट, इंडिया की कोर्ट और हमारी सियासी जमात, ये जो हैं, ये मिलकर सहूलतकारी कर रहे हैं। ये मोदी की सहूलतकारी हो रही है कि जो कुछ यासीन मलिक से हो जाए तो हम अपने लोगों को अपने तौर पर इंगेज रखेंगे, वो कुछ नहीं और करेंगे। मुझे इस शदीद तकलीफ की सूरत हाल से मैं इस समझता हूँ कि हम इस पूरे मुल्क के लोग जो हैं शदीद तकलीफ की सूरत हाल में हैं, और इसको एक टारगेट है कि सब खत्म हो जाएं, मैं आ जाऊं और मैं संभालूं। और इसे संभालना नहीं है मुझे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के जोग्राफिया को कुछ हो, मुझे जोग्राफिया खतरे में दिखाई देता है इनकी वजह से। और ये बात कुछ लोग बाद में याद रखेंगे, आपका प्रोग्राम कभी लोग उठाकर देखेंगे कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मुल्क के लिए, मुल्क के जोग्राफिया के लिए ये बहुत ही खतरनाक मूव है जो खेल रहा है। अच्छा लगारी साहब, आपने बिल्कुल बात सही की कि एक ख़तरनाक मूव है, और उस मौके पे आपने ये भी जैसे फरमाया कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि मैं आऊं और फिर मैं संभालूं। हालात इतने बिगड़ गए तो किसी से संभालने की बात नहीं रहेगी, किसी के बस में नहीं रहेगा। वैसे देखा जाए तो इमरान खान भी, उनकी पार्टी में शाह महमूद कुरैशी हो गए, दूसरे लोग हो गए, ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत मुहिब वतन हैं, लेकिन ऐसे में वतन की क्या खिदमत हो रही होगी जो ये कर रहे हैं इस मौके के ऊपर? जी, मेरे ख्याल में बेचारे लोग हैं, ये शाह महमूद कुरैशी क्या और इनकी जहनी सतह क्या और इनका मामलात को समझने का तरीक़ाकार क्या, एक इनकी तो पूरी एक सदी से हम इनको जानते हैं। इनके वालिद मोहतरम मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी, दादा मुरीद हुसैन कुरैशी, और आगे चले जाएं जो है वो इन्हीं के नाम से शाह महमूद कुरैशी, जो बर्कले के साथ मिलकर इसमें अपना गंजी बार में और सांदल बार में जो है वो घोड़े नाप कर बर्कले के जो फिर रहे थे अहमद खान खरर की तलाश में। हमारे यहाँ के जो मखदूम और पीर साहबान जो थे, ये उनकी औलाद हैं और उनकी खिदमत गुजार हैं, और ये अपने जहन से, इनका चंबर नहीं होता है, ये जहन से नहीं सोचते हैं। इनको सिर्फ मौका परस्ती चाहिए, मौका परस्ती से जो भी नुकसान हो रहा है उसकी परवाह नहीं करेंगे। और इनके पास वो अकल नहीं है। इनका असासा क्या है? इनका असासा मेरा नहीं ख्याल है कि ये वसी तरफ तनाजुर में सोचेंगे कि एक मुल्क होता है, एक मुल्क का जोग्राफिया होता है, एक कौम होती है, उस कौम के अवाम होते हैं। इनको अपने मफाद से गर्ज होती है, अपने ओहदे से गर्ज होती है। अपनी बाकी लोगों को देखें, याया खान के मिलिट्री सेक्रेटरी आपको याद होगा कौन थे? ये जनरल उमर साहब जो थे, वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। और आखिरी वक्त क्या हो रहा था? रोते हुए गए थे महमूद अली और नूरुल अमीन, और जाकर रोहिदात खान को, गुलाम इसा खान को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में पकड़ा था और कहा था कि जनाब मुझे ले चलो वहाँ पर ऐवान सदर में, मैं बात करना चाहता हूँ। वहाँ वो गए, वो बताते हैं, रोहिदात खान अभी जिंदा हैं, वो बताते हैं कि जनाब जब हम वहाँ पहुँचे तो ये याया खान और उनके सारे कुलीग जो हैं वो शगल फरमा रहे थे, वो मशागल में मसरूफ थे, और वो माय नोशी का दौर चल रहा था। उन्होंने कहा बड़े मियाँ आओ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी इंजॉय करो। उसने कहा 16 दिसंबर है, पाकिस्तान टूट गया है, दस्तखत हो गए हैं उसके सरेंडर की दस्तावेज पर। ये इस तरह का अप्रोच, इस तरह की जहन जो है वो चल रहा होता है लोगों के साथ, उनकी लेगेसी लेकर। मैं समझता हूँ कि ना जमहूरियत की खिदमत हो रही है, ना सियासी अमल की खिदमत हो रही है, ना पाकिस्तान की खिदमत हो रही है, ना पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हो रही है। ये किसी के एजेंडे पर काम हो रहा है, और ये बात बाद में खुल जाएगी, सामने आ जाएगी। अच्छा लगारी साहब, अब इस मौके के ऊपर किसको आगे बढ़ के कोई हालात को संभालना चाहिए? अब दोनों, एक तरफ से देखा जाए, मरियम ने कल कहा कि हमारे तो खिलाफ है नहीं है धरना, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है ये जो सारा कुछ हो रहा है, और इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अब न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं है, आप आओ, मतलब आके संभालो कुछ। अदालतों से भी दरख्वास्त कर रहे हैं। कौन करे, कौन इस नाजुक मौके के ऊपर आके समझाए लोगों को कि मुज़ाकरात करो, आपस में बैठो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है? सिर्फ एक ही रास्ता है रऊफ साहब, जो आपने बताया है, सिर्फ मुज़ाकरात एक रास्ता है, डायलॉग एक रास्ता है जिस पर बैठना होगा। आपको पता है ये जब 70 के इलेक्शन हुए और उसके बाद
3 दिन के बाद मुजीबुर रहमान ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा सवाए 6 नुकात के, मैं कुछ नहीं बोलूंगा सवाए 6 नुकात के, मैं कुछ नहीं कहूंगा सवाए 6 नुकात के। यानी उसने कान भी बंद कर लिए थे, मुंह भी बंद कर लिया था, आंखें भी बंद कर ली, कुछ नहीं देखूंगा सवाए 6 नुकात के। वो वहां पर खड़ा हुआ था। और उस वक्त भी हमारी स्टैब्लिशमेंट से गलती हुई थी कि जब भाषानी ने बाइकाट कर दिया था, फिर भी इन्होंने इलेक्शन करवाया। एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो भाषानी का था वो चला गया है उसकी तरफ, क्योंकि भाषानी ने बैकआउट कर दिया था। देखिए, सैलाब के बाद 2 लाख आदमियों के मरने के बाद उनकी लाशों पर आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं जहां पर कम्युनिकेशन नहीं थे। फिर तो शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीते नहीं थे, इलेक्शन बनाए थे। हमारे यहाँ भी इलेक्शन बनाया जाता है और ऐसों के लाने के लिए। यानी ये पिछले 2018 के इलेक्शन तो बिल्कुल बनाए गए थे कि ये आ जाएं, और इनको लाया गया और बिठाया गया, और जो हुआ है मुल्क के साथ वो सब भुगत रहे हैं। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल डिफेंस बहुत है, या अपने इदारे का दिफा करेंगे या मुल्क का दिफा करेंगे। अब ये हमलावर हो चुका है इदारे के ऊपर भी, और वहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। रऊफ साहब, आप भी जानते हैं, आपने एक एक चीज देखी हुई है, कभी ऐसा हुआ है कि इनके ये आपको लगा हो कि इदारों के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं? हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, और कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन में से एक है, उसके अंदर इन्होंने वो तकसीम कर दी है कि वो कुछ को गालियां देता है और कुछ के साथ मोहब्बत का इजहार करता है। ये सूरत हाल पैदा होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर गॉड से इस मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ें, और सारे के सारे, कोई रास्ता नहीं, जैसे DGI-SPR ने कहा था, कोई रास्ता नहीं है सवाए जमहूरियत के। और जो जमहूरी अमल के खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है, ये जमहूरी अमल है। थैंक यू सर, दादागिरी। लगारी साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तफसील में लगारी साहब ने बताया, परेशान भी थे, परेशान कन सूरत हाल भी है। वो ये कहते हैं कि मुल्क के जोग्राफिया को नुकसान अल्लाह ना करे, कोई हो सकता है इदारों में जैसे तकसीम करने की कोशिश हो रही है PTI की तरफ से, ये धरने की वजह से उसको टारगेट जो बनाया गया है वो भी मतलब एक जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। लेकिन यह है कि अल्लाह करे अक्ल आ जाए। जो एक बात मैं कह रहा था, मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है। मुज़ाकरात करें और आपस में मिल बैठ के मुल्क का सोचा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है सर हमने, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So we are in the second hour of the show. लेकिन second hour, third hour, fourth hour सारा दिन आप मुसलसल यही बात सुनेंगे कि इस्लामाबाद के हालात क्या हैं। कंट्रोल करने के लिए जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, हमें कोशिश ये करनी है कि हम जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकें अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हमें करना चाहिए। डायरेक्टली हम स्विच करते हैं, राना उस्मान ताहिर इस्लामाबाद में ही मौजूद होंगे और हमें बताएंगे इस हवाले से कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लेकिन इनिशियली सर हमने डिस्कस किया कि कॉर्डन ऑफ कर दिया, इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर जाम पैक है। वहाँ के अंदर के जो लोग मौजूद हैं वो भी यही इतलात दे रहे हैं, हम भी आपको ये खबरें दे रहे हैं। लेकिन सर जो लोग रास्ते में हैं उनका क्या करना है? ठीक है, मैं हम राना ताहिर से चल के सूरत हाल पूछते हैं कि राना ताहिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम राना ताहिर, राजा उस्मान ताहिर मेरा नाम। राजा उस्मान ताहिर, राजा ज़रा बताओ क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, मैं अभी मौजूद हूँ फैज़ाबाद का ये इलाका है, ये संगम है बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत और जुड़वा शहर जो रावलपिंडी है, ये बिल्कुल इसके संगम पे मौजूद हूँ। और ये मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं, बल्कि कंटेनर की 2 रो हैं जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि अगर एक रो क्रॉस करता है तो दूसरी फिर रुकावट हो। तो इस तरह इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं वो सारे के सारे वो कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं और तमाम रास्तों के ऊपर पुलिस और रेंजर्स तैनात हैं। किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए अगर कोई रेजिस्टेंस होती है, लोग इस तरह की कोई रेजिस्टेंस करते हैं तो उनसे निपटने के लिए रेंजर्स को रात को ही तलब कर दिया गया था। और ये मेरे अकब में और मेरे सामने सारे कंटेनर लगा दिए गए हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने हॉस्पिटल में जाना होता है या मुख्तलिफ जगहों पर जिनको जाना होता है, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं। सरकारी तो छुट्टी का ऐलान किया था हुकूमत की जानिब से आज, लेकिन हमने ये देखा है भी आते हुए कि लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है, खासकर ख़वातीन मरीज़ जो हैं। कम से कम इंतज़ामिया को इतना करना चाहिए कि जो मरीज़ हजरात हैं उनको छोड़े, लेकिन हमें अभी कुछ लोग मिले हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, वो पैदल चलने के ऊपर मजबूर हैं। और फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। और किसी भी सूरत जो है वो जो धरने के शुरका हैं जो इस्लामाबाद जिन्होंने आने का ऐलान किया है
हुकूमत ने उस्मान, भी ये कहा है बताओ- कि किसी भी सूरत उनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उस्मान, ये बताओ, कुछ लोग पार करके आ गए हैं क्या, इकट्ठे हुए हैं कहीं पे, कोई ऐसा है कि कोई जमघटा हो गया है जो हुकूमत की इस तमाम तर इकदाम के बावजूद? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं है और ना हमने देखा है कि इस्लामाबाद में कोई काफ़िला दाखिल हो सका है। कहा यह जा रहा है कि 12-1 बजे के बाद जो काफ़िले मुख्तलिफ़ शहरों से चलना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह KPK से है और इसके साथ जो पंजाब से काफ़िले आने वाले हैं और जो आज़ाद कश्मीर है, जो दीगर मुल्का इलाके हैं, हज़ारे का इलाका है, एबटाबाद से हैं, तो अभी तक काफ़िले चले वहाँ से निकलेंगे, 12 बजे के बाद निकलेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में अभी कोई जो लोकल PTI के जो लोग हैं वो भी हमने ये नहीं देखा है कि किसी जगह वो एक जगह पर इकट्ठे हो सके हों या कोई मुजाहरा का एहतमाम उनकी जानिब से किया गया हो, क्योंकि इस्लामाबाद तो मुकम्मल तौर पर सील किया गया। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो है वो ना इस्लामाबाद से कोई बाहर जा सकता है और ना बाहर से कोई इस्लामाबाद में दाखिल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं ख्याल में असल सूरत हाल पता चलेगी बाद ही, उस वक्त हम आपको गाहे गाहे जो सूरत हाल होती रहेगी उससे आगाह करेंगे, हमारे न्यूज़ बुलेटिन होंगे और उसमें आपको पता चलता रहेगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद की। हम वापस आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और अगला सेगमेंट हमारा है मिर्गी का मरज़। इंतहाई एक तशवीशनाक किस्म की चीज़ है और कहा जाता है कि हर 1000 में तकरीबन 9 लोग ऐसे होते हैं जो मिर्गी के मरज़ में मुब्तला होते हैं। मिर्गी का मरज़ क्या है, क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे निमटने का तरीक़ाकार क्या है, ये डॉक्टर शाहिद मुख्तार हमारे साथ मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, यहीं से शुरू करें कि आम आदमी को शायद पता नहीं होता, वो जब उसके घर में कोई इस तरह का मरीज़ होता है वो उसको कुछ और समझ रहे होते हैं, तो क्या अलामात हों जहाँ से पता चले कि इनके घर में एक मिर्गी का पेशेंट है, और दूसरे ये कि उससे क्या परेशान होने की ज़रूरत है या उसका इलाज हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मिर्गी जो है ना एक ऐसा मर्ज़ है, दुनिया में शायद एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बीमारी कम है और सुपरस्टिशंस, वहम, तो हम इस तरह की चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टे सीधे लोगों के मफरूज़े बहुत ज़्यादा है। मिर्गी का मर्ज़, मिर्गी में एक दौरा पड़ता है। मिर्गी में जो दौरा है वो दिमाग के अंदर एक एबनॉर्मल जो है वो एक बरकी करंट पैदा होता है दिमाग के एक हिस्से से और उसके बाद वो पूरे दिमाग में फैल जाता है। मिर्गी के 90% दौरे इस तरह होते हैं कि मिर्गी बड़ी सी चीख निकालता है मुंह से और उसके बाद उसके हाथों खिंच जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी जग्स लेती है, ठीक है। उसके मुंह से उस दौरान कुछ ऐसी आवाज़ें खौफनाक निकल सकती हैं क्योंकि उस दौरान गले के पट्टों का स्पैज़म होता है, गले के पट्टे खिंचे होते हैं। जब मरीज सांस लेता है तो उससे थोड़ी सी खौफनाक सी आवाज़ निकलती है। उसके लोग खुदा न खासा समझते हैं कि जिन भूत है, कोई ऐसी कोई चीज़ है, तो उसके बाद जो है वो फिर 2-3 मिनट के लिए बेहोश रहेगा और फिर वो होश में आ जाएगा। ये एक दिमाग की बीमारी है, ना ये जिन्न है, ना ये भूत है, ना कोई जादू टोना है, और इसका मुकम्मल इलाज अब ये देखिए ना, हमारे यहाँ लोग जो हैं जब कोई ऐसा मरीज़ सड़क पे देखें किसी को, वो क्या करते हैं, उसको जूता सूंघा रहे होते हैं। ये कोई अच्छा तरीक़ेकार है, बुरा तरीक़ेकार है, इसके बारे में लोगों को आगाही देने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, ये जो हमारे, अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान का सब ये वो नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों की जो एजुकेशन लेवल कम है, ये यहाँ पे ज़्यादातर जहालत है। अब बाहर के मुल्कों में भी चले जाएंगे ना तो उनके अपने इसके बारे में जो ना अजीबोगरीब किस्म के उनका अपने कॉन्सेप्ट है। तो खैर, जो टू कट शॉर्ट, जो जिस मरीज़ के मरीज़ को दौरा पड़ रहा हो उसको जूता सूंघाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम डॉक्टर हजरात कहते हैं कि मरीज़ को हम बाइंग करवट दे दें और उसको वहाँ पे लिटा दें, 1-2 मिनट तक उसे जिस्म जर्क करेगा और उसके बाद वो होश में आ जाएगा। ख़ास तौर पर जिसकी एहतियात करनी वो है कि दौरे की हालत में जब मरीज़ को झटके पड़े, मरीज़ बेहोश है, तो उसको पानी या कोई दवाई देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो दवाई या पानी उसके सांस की नाली में खुदा न खास्ता चला गया तो नया प्रॉब्लम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप दवाई की बात करें, इनिशियली हम अगर रूट्स की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर बात कर लेते हैं। बिफोर दिस कि आपको एपिलेप्सी का ये अटैक हो, किन वजूहात की बिना पर ये चीज़ आपके अंदर डायग्नोस होती है या किस वजह से आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ पैदा हो सकती है? प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए बिफोर दैट? अच्छा, मिर्गी का मर्ज़ जो है ना, इसे कहते हैं इट्स अ डिजीज़ ऑफ एक्सट्रीम्स। या तो छोटी उम्र में शुरू होता है या बड़ी उम्र में शुरू होता है। एक आम इंसान जो मतलब किसी मामूलात में कहीं भी अपनी लाइफ में बिजी है, उसको अचानक से वो गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ लोगों में ये मौरूसी है, कुछ लोगों में मारूसी है, कुछ लोगों में ये सर की चोट, फालिज या दिमाग की बीमारी की वजह से आता है। बट 70% पेशेंट्स में इसकी कोई रीज़न नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि मर्ज़ खुदा न खासा ख़तरनाक नहीं है। ठीक है। अगर मरीज़ अपनी दवाई बाकायदगी से खाता है तो दौरे कंट्रोल रहते हैं। ठीक है। इशू सिर्फ ये है कि हमारी सोसाइटी, पब्लिक इस डिज़ीज़ के साथ बहुत से ना एक
कलंक टीका लग गया है कि मरीज को मिर्गी है। सर मैं आपको बताती हूँ कि लोग जो हमें स्क्रीन की उस तरफ देख रहे हैं, अब्दुल रऊफ साहब बड़े सुपरस्टिशियस लोग हैं। हमें लगता है कि मिर्गी का दौरा इज समथिंग लाइक हमने कोई हाइप क्रिएट की हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी इसका कोई इलाज मुआवजा मुमकिन नहीं है, जिसका कोई हम मतलब बच नहीं सकता। इन शॉर्ट कट शॉर्ट ये करते हैं। सर ये कहिएगा कि अगर दवाई की बात की जाए तो आया आसानी से इसकी दवाई मैसर नहीं होती, या कोई ख़ास तौर पर आपको बताया जाता है कि आपको ये आप चिट लेकर आएंगे, स्क्रिप्ट लेकर आएंगे तो ही आपको ये दवाई मिलेगी? इनिशियली क्या करना चाहिए? आपने कहा फौरी दवाई नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मिर्गी का मर्ज जो है ना एक बहुत कॉमन मर्ज है, ठीक है, और इसकी दवाई इंतहाई सस्ती है और बहुत महंगी, इसका महंगा इलाज बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो एक चीज़ है वो डेडिकेशन फ्रॉम पेशेंट एंड फैमिली। मरीज़ और उसकी फैमिली जो है ना इस बात को इंश्योर करें कि मरीज़ अपनी दवाई 2 या 3 दफ़ा खाए। 2 या 3 दफ़ा दवाई उसने खानी है दिन। अगर वो लगातार खाएगा तो दौरा नहीं पड़ेगा। अब ये क्योंकि मिर्गी एक ऐसा मर्ज है कि आम जीपी, मेडिकल स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन भी इसकी दवाई लिख सकता है, और अगर मरीज़ वो दवाई खाता रहे तो 99% चांस है कि इंशाल्लाह उसको दौरा नहीं पड़ेगा। तो अगर मरीज़ सिंपली एक गोली सुबह शाम खाता रहे तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी जो है सीजर फ्री और दौरों के बगैर गुजर सकती है। ठीक है। बाकायदा तौर पर कोई इलाज इसका मुमकिन है? मतलब अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आपने कहा दवाई खाए कम हो जाएंगे, क्या मुकम्मल तौर पर रूट से इसको ख़त्म किया जा सकता है? अर्ज वही कह रहा हूँ कि 90% पेशेंट्स में ये मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो जाती है। 90% पेशेंट्स में, यस, मेजॉरिटी में ये 90% में मुकम्मल तौर पे ये कंट्रोल हो जाती है। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि दवाई बाकायदगी से खानी, और 70% पेशेंट्स में 2 साल की दवाई के बाद ये मर्ज ख़त्म हो जाता है। अच्छा, क्योर्ड, नो मोर मेडिसिन आफ्टर 2 years, 60 to 70% में। बाकी जो 30 to 40% है उनमें मिर्गी जो है वो ज़िद्दी मिर्गी होती है। उसमें मरीज़ को कुछ लंबा अरसा दवाई खानी पड़ सकती है, कुछ को 5 साल, कुछ को 10 साल, कुछ को ज़्यादा। लेकिन सोचने की बात है, कहने की बात है कि देखिए हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ रोज़ाना दवाई खाते हैं, शुगर के मरीज़ रोज़ाना दवाई खाते हैं, मिर्गी के मरीज़ को भी इस तरह ही दवाई खानी चाहिए, इसको एक बीमारी समझ के, पहली बात। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, सोशल एस्पेक्ट। देखिए मरीज, आप आम इंसान बड़ी फ़ख्र से बताता है जी मेरा दिल का ऑपरेशन था, हो गया, मैं अब दवाई खाता हूँ, पर लोग मिर्गी के मर्ज को छुपाते हैं, बताते नहीं। आमतौर अब हमने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिसमें स्पाउस को पता चला कि मेरे हस्बैंड या बीवी को मिर्गी थी, और फैमिली जो है वो सेपरेट हो जाती है जस्ट बिकॉज एक मर्ज की वजह से जो मुकम्मल तौर पे ट्रीटेबल है। एक तो फैमिली को एजुकेट करने की जरूरत है, माशरे को। सेकंडली ऐसे लोग ऑक्यूपेशन में बेचारे जो है उनको ना एक वैसे सिंपैथेटिक लोग जरूरत, बेचारे को मिर्गी है, बेचारा को मिर्गी है पर आपसे ज़्यादा काबिल। आपको पता है अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, ही वॉज अ ग्रेट, बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, पाकिस्तान के टॉप लेवल के, उनको भी मिर्गी का मर्ज था और ही डिड वेरी गुड। ऐसे लोगों को कहते हैं कि दे आर मोर इंटेलिजेंट देन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क भी करते हैं, मतलब वो ये बता दीजिए कि लोग ये समझते हैं कि ये पागल है। यस यस यस, ये पागलपन से अलहदा चीज़ है, पागलपन नहीं है। मतलब ये मिर्गी का मर्ज जो है, लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है। सर ऑनेस्टली, मतलब फ्रेंकली टेलिंग, पागल जो है माशरा है, मरीज़ पागल नहीं है। हमारे माशरे में लोगों को इसकी समझ नहीं है। हमारे माशरे में लोग इन पेशेंट को सेग्रीगेट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि मिर्गी का मर्ज है। आपको पता है अंटिल 1930, आप पाकिस्तान इंडिया को छोड़ दें, इवन अमेरिका में भी 1930 तक जिस मरीज़ को एपिलेप्सी या मिर्गी होती थी, ही वाज नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस। वो कैफ़े में नहीं था आ सकता, वो सिनेमा में था जा सकता, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था यूज़ कर सकता। ये पूरी दुनिया का एक मसला है, तो हमें इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। आवाम को, अब से हम बात कर रहे हैं इस तरह प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इस बारे में बात डिस्कशन होनी चाहिए कि लोग इतने ही प्रोडक्टिव हैं जितने हम हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा। हाँ, कुछ जो हैं वो शोबे ऐसे हैं जिसमें मिर्गी के मरीज़ों को जिससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। मसलन एक मिर्गी के मरीज़ हमसे कहते हैं कभी कभी आपने ड्राइविंग नहीं करनी, ख़ास तौर पे जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उसमें क्योंकि उन्होंने, अगर वो खुदा ना खास्ता उनको गाड़ी चलाते हुए दौरा पड़ गया तो अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम ऐसे मरीज़ों को कहते हैं कि आपने कभी भी ड्राइविंग, जब तक आपके दौरे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं होते, तो आपने जो है वो ड्राइविंग नहीं करनी। अच्छा, दैट इज़ रियली गुड कि आप लोगों को काम कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ साहब बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा ऐसा मर्ज नहीं है जो कि इलाज हो, या आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या ये ज़्यूम किया जाता है चूँकि हम ना दकियानुसी बातें हैं ये कि कोई जिन आ गया आपके अंदर, या मुंह से झाग निकल रही है, या आपके पाँव उल्टे हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा हाउ इट ड्राइव्स, लाइक फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड ना, कि कहाँ से शुरू हुई? आपने अमेरिका की बात की, 1930 से पहले ये लोग इस तरह से, इस पब्लिक प्लेस में अलाउ नहीं था, इस तरह की चीज़ें शुरू से इस दौरे को या फिर इस बीमारी को इस तरह से लिया गया है कि अब तक लोग उस चीज़ पर कायम है कि ये ऐसा मर्ज है कि जो आम इंसानों में से नहीं है। अच्छा, ये ना, ये इसकी बीमारी मिर्गी की हिस्ट्री जो है ना, ये इतनी ही पुरानी जितनी इंसान की हिस्ट्री है। इवन 2000 कबल मसीह में भी इसके जो डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें इसकी तस्वीरें भी बनी नज़र आती हैं और स्क्रिप्चर्स लिखे भी हैं इस बीमारी के बारे में। तो बहुत पुरानी बीमारी है, ठीक है। और तब से ही अब हुआ है फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि आज से 2000 कबल मसीह में
या अब अंटिल आज से 300-400 साल पहले तक इसका कोई इलाज नहीं था, अब इलाज तो आ गया है, मरीज ठीक भी हो जाते हैं। पर जो सुपरस्टिशंस आज से 2000 साल पहले थी वो आज भी मौजूद है, उनका इलाज करने की ज़रूरत है। हमारा इलाज माशरे को चाहिए, मरीज़ को कम चाहिए। माशरा आप देखें ना, एक मिर्गी का दौरा 1 मिनट रहता है, 1 से 2 मिनट तक मिर्गी का दौरा रहता है, 1-2 मिनट बाद मिर्गी का दौरा ख़त्म हो गया, बस स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन वो सारी ज़िंदगी रहेगी, वो सारी ज़िंदगी रहती है। इस हवाले से हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और मिर्गी के मरीज़ों को मैं कहूँगा खुदा ना अपना मर्ज़ छुपाएं ना, ये इंतहाई आम सा मर्ज़ है और इसमें कोई ख़तरनाक वाली बात नहीं। अगर मरीज़ दवाई खाता रहे तो, अगर मरीज़ दवाई खाएगा तो ही 90% हम श्योर हैं कि उसको इंशाल्लाह दौरा नहीं पड़ेगा, वो ठीक रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अवेयरनेस के लिए आपने बताया। जैसे बात हो रही है कि मिर्गी का मर्ज़ कॉमन तो है, लेकिन इसका इलाज अब मिल चुका है और इलाज में ये है कि 2 बरस अगर किसी ने आम तौर पे दवाई खा ली तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं, 70% डॉक्टर साहब कह रहे हैं चांसेस यही हैं कि इस मर्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाएगा और फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि कितनी लड़कियां जो हैं वो अब उन्होंने बाइकर्स का रूप धार लिया हुआ है। पहले डरती थी खवातीन बाइक चलाते हुए, लेकिन अब लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इस तरह की लड़कियों को शामिल करते रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कितना अर्सा बाइक चलाई है? मैंने बहुत अरसे बाइक चलाई है। ज़ाहिर है अपने ज़माने तालिब इल्मी में हम बाइक पे जाया करते थे और उस ज़माने में, लेकिन एक बात ये होती थी कि रश इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब रश बहुत ज़्यादा है, तो रश की वजह से मैं खुद हैरान होता हूँ। जिस वक्त हमारे ज़माने में लड़कियाँ भी ज़्यादा होती थी बाइक चलाते हुए, ख़ासतौर पर साइकिल बहुत चलाया करती थी लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा साइकिल चलाया करती थी। अब वो दरमियान में वो, और लड़कियों की साइकिल भी मुख्तलिफ होती थी। लेडी साइकिल उसको कहा करते थे, नहीं पिंक कलर की नहीं, उसका ऐसे कर्व होता था दरमियान में, उनको बैठने के लिए आसानी हो, और वो स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन सर अब ये बड़ा अच्छा हो गया कि अब स्कूटीज चलाना शुरू हो गई हैं। वो खासतौर पर वो लड़कियां जिन्हें लोकल ट्रैवल करना पड़ता था, उनके पास स्कूटीज हैं या बाइक्स हैं। और लेकिन बाइकर होना इटसेल्फ लड़कियों के लिए एक आसान बात नहीं है, और हमसे एक्सेप्टेंस भी हमारी सोसाइटी में कम है इस चीज़ की कंपैरेटिवली। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, उनका तारुफ ज़रा आप कराएं। जी माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मशल ये फरमाइए कि कितना मुश्किल लगा होगा शुरू में जब आपने किया, और अब आपको कैसा लग रहा है बाइकर के तौर पे, एक अपने जो आप सफ़र करती हैं डेली या जिस तरह से, और क्या शहरी में रहती हैं एक ही में या ज़्यादा जगहों पे ट्रैवल करती हैं? शुरू में तो मेरे लिए बहुत मसला था, मुझे बहुत मुश्किल लगा ये सब कुछ करना, लेकिन अब उसमें मज़ा आ रहा है। और एक शहर में मैं स्टक बिल्कुल नहीं रहती, मैं शहर टू शहर ट्रैवल करती रहती हूँ। बेसिकली तो मैं मुल्तान से हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, और यहाँ से लाहौर जाना और आसपास के एरियाज कश्मीर केपी के वगैरह एक्सप्लोर करना अब ये मेरी हॉबी बन चुका है, और एज अ प्रोफेशनल बाइकर मैं इसको लेके चल। अच्छा, और खूब इंजॉय करती हैं? मतलब अकेले डर तो नहीं लगता कि मतलब गिरूंगी कहीं चोट लग जाएगी? नहीं, वो डर अब निकल गए हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डर रहे होते हो तो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। और मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं प्रॉपर गिरी हूँ और चोटें-वोटें भी खाई हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई डर नहीं लगता, क्योंकि अब पता है अगर गिर भी गई तो थोड़ी सी चोट लगेगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा मिशेल, ये बताएगा इनिशियली ये होता है कि एक्सेप्टेंस कंपैरेटिवली थोड़ी सी लड़कों की निस्बत मुश्किल होती है, और ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। बीइंग अ गर्ल मुझे पता है कि अभी गाड़ी भी आप चला रहे हो तो गुजरते कहीं ना कहीं आपको गौर से देखा जाता है, इवन दो कि आप बाइक पे हो फिर तो बहुत ही गौर से देखा जाता है। तो आप ही बताएं इनिशियली फैमिली सपोर्ट क्या था? अभी भी ऐसा होता है कि व्हेन यू आर ऑन बाइक तो सब आपको देख रहे होते हो, नोटिस कर रहे होते हैं, यू फील लाइक समथिंग ऑकवर्ड? जी, इनिशियल में फैमिली सपोर्ट थोड़ा सा कम था, तो उन्हें कन्विंस करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो लोग कन्विंस हो गए। और स्टार्ट में मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था कि जब सब लोग मुझे घूर-घूर के देखते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे सपोर्ट करते थे और थम्स अप करते थे। तो अब तो बल्कि मुझे मज़ा आ रहा होता है कि जो लोग थम्स अप कर रहे होते हैं, मैं भी उनको थम्स अप कर रही होती हूँ, और जो लोग घूर-घूर के देख रहे होते हैं, तो मैं उन्हें घूर-घूर के देखती हूँ और पूछती हूँ कि आपने कभी कोई लड़की नहीं देखी बाइक वाली? क्यों मुझे घूर दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, ये कुछ ये पिक्चर्स तो हम आपको बड़ी दिखा रहे हैं। हिम्मत वाली बात है। Yes. इतनी हिम्मत, इतनी करेज कहाँ से आई आपको? फैमिली, जैसे आप कह रही है आप सपोर्ट कर रही है, तो फैमिली की सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हो गया। पहले आप कह रही हैं नहीं कर रही थी, अब ज़्यादा कर रही है, तो ये फैमिली की सपोर्ट की वजह से है कि आप उनको कहते हो कि
आप क्या घूर के देख रहे हो? आप भी करें, अपने घर में बच्चों को कहें आप भी जाके बाइक चलाएं। अच्छा, तो जो जी लड़कियां, बिल्कुल ऐसे ही है। आप लड़कियों को क्या कहेंगी कि अगर वो बाइक के ऊपर आ जाएंगी तो उनको ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी, बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बचत होगी वक्त की भी, और जो पैसा लगता है बहुत ज़्यादा ऊबर वगैरह मंगवानी पड़े उसकी भी? बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक मैसेज पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ कि आप लोग एक स्ट्रेंजर ड्राइवर जो होता है लाइक उबर वाला या रिक्शे वाला, आप लोग उस पे भरोसा करके अपनी बच्ची को उसके साथ तो भेज देते हैं, लेकिन आप अपनी बच्ची पे भरोसा नहीं करते कि वो खुद से बाइक ड्राइव करके जा सकती है। अगर आप मेरे ओपिनियन में देखें तो मेरे नज़दीक ये चीज़ ज़्यादा सेफ है कि आप अपनी बाइक खुद चला के जा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ अपनी जिस लोकेशन पे जाना है आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से घर वापस आते हैं सेफ एंड साउंड। अनटिल एंड अनलेस कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो आपके साथ रास्ते पे। लेकिन एक ऑटो ड्राइवर और एक टैक्सी ड्राइवर या उबर ड्राइवर उसके साथ अपनी बच्ची को बिल्कुल अकेले भेजना इज नॉट सेफ। मुझे जहां तक लगता है कि लड़कियों को अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए और इस चीज पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ट्रू। अच्छा मुझे ये बताएगा, वी हैव सीन सो मेनी स्टोरीज, आप अभी हम दिखा भी रहे हैं पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर, आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी किया है। पहले तो चले ज़रूरत के तहत आपने बाइकिंग शुरू की, लेकिन अब आपने कहा है कि यू आर जस्ट टेकिंग इट एज अ हॉबी एज वेल। तो आपका क्या प्लान है? बाइक्स की बड़ी सारी काइंड्स होती हैं, अब हैवी बाइक्स चलाने का प्लान भी है, और क्या आप करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरा हैवी बाइक चलाने का प्लान है। स्टार्ट में तो मैंने इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं लिया था, और लेकिन मुझे इसमें इतना इंडिपेंडेंस फ़ील हुई कि मैं आज़ादी से हर जगह घूम फिर सकती थी। मुझे शुरू से भी एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। तो जो मेरा बेसिक पर्पज़ है वो ये कि मैं पाकिस्तान का पॉज़िटिव इमेज इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखा सकूँ कि यहाँ पाकिस्तान में एक अकेली खातून बिल्कुल फ्रीली बाइक पे आराम से घूम फिर सकती है। उसको उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जो फ्यूचर के मेरे प्लान्स हैं, वो ये है कि मैंने बाइक पे जो लाइक कनेक्टिंग रोड्स हैं, जैसे बॉर्डर हमारे पास है अफगानिस्तान का, चाइना का, ईरान का, तो मैंने बॉर्डर्स के थ्रू बाय रोड ट्रैवल करके तो इन कंट्रीज में जाना है। लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो इतना फाइनेंस अरेंज करना मेरे लिए मुश्किल है, तो आई एम लुकिंग फॉर सम स्पॉन्सर्स एज वेल कि जो मुझे इस चीज में हेल्प आउट करें ताकि मैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बाहर की दुनिया को दे सकूं। अभी तक किसी पाकिस्तानी लड़की ने ये स्टेप नहीं लिया है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके तो दूसरे कंट्री तक बाइक पर जाए। So I'm the first one who is taking to start this. So inshallah, hope for the best. इंशाल्लाह। ये बच्चियों को और को भी सिखाती हैं आप साथ में? अगर कोई आके कहे कि मुझे भी सिखा दो किस तरह बाइक चलानी है और मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगी, मिल के जाएंगे, और कोई ऐसी भी हैं जो आपके साथ इस तरह हमसफ़र बनना चाहें कि जब आप दूसरे मुल्कों में जाएंगी या आप हुंजा, गिलगित इस तरह के इलाकों में जाएंगी तो हम साथ जाएंगे आपके? जी जी बिल्कुल, इस तरह की भी बच्चियां हैं और मैंने काफी बच्चियों को सिखाई भी है। मैं यूनिलीवर में एज अ बाइक ट्रेनर भी सर्व कर चुकी हूँ, और जो बच्चियां वहाँ पे थी 2-3 उनको मैंने बाइक चलानी सिखाई है, और अभी भी 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरी जो बाइक चलाना सीख रही हैं, और वो यही कह रही है कि मैम हमने आपके साथ नॉर्थ में ट्रैवल करना है ऑन बाइक। अच्छा, तो वैसे कितना मुश्किल कितना है लड़कियों के लिए बाइक सीखना? मुश्किल तो नहीं है अगर साइकिल लड़कियों आ के लिए जाए? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऐसे मुश्किल नहीं है, बस एक चीज़ का ख़्याल रखना होता है क्योंकि लड़कों को जो रोड एक्सपीरियंस होता है लड़कियों की निस्बत वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बचपन से उन लोगों ने साइकिलिंग की होती है और इस तरह की चीज़ें की होती हैं। लेकिन लड़कियों के लिए हमेशा आप देखें एक गिफ्ट आता है बार्बी डॉल का, जबकि लड़कों के लिए जो गिफ्ट आता है वो ट्राईसाइकिल और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसलिए लड़कियों को रोड एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होता है, और जो रोड फियर होता है वो लड़कियों में ज्यादा होता है। बस उसको इनकाउंटर करना होता है। अगर आप एक दफा उसको इनकाउंटर कर लें तो इट्स नॉट दैट मच हार्ड कि आपको बहुत ज्यादा वक्त लग जाए। कुछ लड़कियां 2 वीक्स में भी ट्रेन हो जाती हैं, कुछ को ट्रेन करते करते मुझे 6-7 हफ्ते लग जाते हैं, और अच्छा, स्टिल उनके अंदर कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और इस तरह की चीजें होती हैं। वो सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि उन्होंने कभी ना साइकिल चलाई होती है ना रोड फियर को एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। अच्छा, अब तो चलिए काफ़ी एक्सपीरियंस माशाल्लाह आपका हो गया होगा, क्या ख्याल है अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बाइकर्स के बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं, पाकिस्तान में तो खैर इस चीज़ को इतना हमने आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, तो आपका क्या प्लान है? डू यू हैव एनी प्लान कि इस तरह का कोई कंपटीशन होगा तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट? एग्जैक्टली, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। पाकिस्तान में हम देखें तो ड्यू वाले अक्सर कंपटीशन करवा रहे होते हैं, यस। जिसपे वो एक डर्ट बाइक या स्ट्रीट बाइक होती है, उसके ऊपर कुछ स्टंट्स वगैरह कर रहे होते हैं लड़के। और लेकिन ये जो कॉम्पिटिशन्स है ये बहुत कम लेवल पे होते हैं, और ड्यू वाले भी ऑफ एंड ऑन ही कराते हैं साल में 2-3 बार। तो बट आई वांट कि इस तरह की कॉम्पिटिशन्स हमें करवाने चाहिए जिसमें डिफरेंट लोग आके अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सके, और वो मतलब एक पॉजिटिव इमेज जाता है
कि यार पाकिस्तान बिल्कुल सेफ कंट्री है और उसमें आप किसी भी तरह से रह सकते हैं, किसी भी तरह ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पे भी इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर द कंट्री एज चले वेल। चले मशल, बहुत thank you so मेहरबानी, much. थैंक यू बशल। हम of उम्मीद कि जितने अच्छा आप बाइक चलाते हैं उतना अच्छा आपको ये भी पता होगा कि बाइक को मेंटेन कैसे करना है। वो ज़्यादा मिस्त्रियों के पास भी जाना है, ख़राब भी हो जाती है, तो मैं उम्मीद अच्छा, करता हूँ कि लड़कियों के इतना बारे में ये ज़्यूम भी किया जाता है कि गाड़ी हो या बाइक हो ठीक नहीं चलाती, ये बहुत बड़ी मिथ है सर। मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, हाँ बहुत अच्छी चलाती है, मैं मतलब खुद ड्राइव जाके किया साथ हुआ है। देखा है। Yes. चलिए, मैं तो वैसे पास हो गई हूँ इस ड्राइविंग वाले टेस्ट में, लेकिन बाइक सीखने का मेरा मूड है, तो लेट्स प्लान कि मैं बाइक भी सीखूंगी, या मैंने भी बाइक सीखी। मशल से अगर साथ हैं तो एक सवाल बस यही मैंने पूछना है कि जितना अच्छा आपको बाइक चलानी आती है, क्या मिस्त्रियों के साथ डील करना भी उतना ही अच्छे तरीके से आता है जब बाइक ख़राब हो तो? जी बिल्कुल, मुझे उनके साथ डील करना आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो मेरी बाइक रिपेयर कर रहे होते हैं मैं उनके साथ ही खड़ी रहती हूँ, अपने सामने रिपेयर करवाती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि इसमें खराबी आई क्या है। और जब आपको ये चीज पता हो कि आपकी बाइक में क्या चीज खराब हुई है तो फिर उसको इनकाउंटर करना आसान होता है, वरना तो मिस्त्री आपको बहुत ही चूना लगाते हैं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ऐसा होता है, गाड़ियों वालों के साथ भी ऐसे ही होता है, पापा मुझे इस बात पे डांटते हैं। खैर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ आपके पास है उसकी मेंटेनेंस का आपको पता होना चाहिए, टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए, ताकि अगला बंदा जो आपको बेवकूफ़ ना बना सके। ब्रेक पे चलें? ब्रेक पे चलते हैं, बस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सियासत के शोर में आप ब्रेक पे जाएं या फिर आप न्यूज़ हेडलाइंस की ब्रेक पे जाएं, आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कहाँ पर क्या सियासत ने शोर मचाया हुआ है। लेकिन सुबह को थोड़ा सा सुरीला करने के लिए म्यूजिक का तड़का हम थोड़ा सा दे देते हैं। अवैस रजा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं सब? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कब से कर रहे हैं सिंगिंग? इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ ओके। और बस एम्बियंस ऐसा मिला है कि लर्न करता जा रहा हूँ मजीद विद द फैमिली में कोई और गाता है या बस नहीं, आई एम द ओनली वन जो पहला बंदा गा रहा सीखा है या बस वोकल गॉड गिफ्टेड थी? है। बचपन में गॉड गिफ्टेड था, लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने लर्न किया है काफ़ी उस्तादा कराम से। और अब्बा जान के सबॉर्डिनेट थे खावर महमूद, उन्होंने मुझे बचपन में बहुत दिया, और मेरे उस्ताद थे बशीर खान साहब। अच्छा। काफ़ी उस्तादा से मैंने मतलब गाइडलाइंस ली हैं। ठीक है, क्या मतलब क्या चीज़ ज़्यादा सीखते हैं? क्लासिकल, नीम क्लासिकल? क्लासिकल मैंने बचपन में सीखा, लेकिन जो मेरा एक बेसिक जॉनरा था, लाइक मेरा जो इंडिजिनस आर्ट है मेरे एरिया का, वो सराइकी है। तो सराइकी लैंग्वेज में मुझे गाने का बहुत शौक है। बड़ी मीठी जुबान है जी वैसे। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं बहुत है। मीठी ज़बान है, जी, जी। बिल्कुल सही है। तो सराइकी में कलाम भी गाता हूँ, पंजाबी कलाम भी गाता हूँ, और काफ़ी मतलब जो कंटेम्प्रेरी हमारी यूथ पसंद कर रही है वो सारे गाता हूँ। अभी क्या सुनाओगे आप जो यूथ अभी मैं पसंद कर रही है? सर या आपकी मर्जी का, कलाम आप कोई नहीं। फरमाइश करें। मैंने दोनों चॉइसेस दे दी हैं कि सराइकी भी हो सकता है, जो कोई कलाम हो सकता है, और या नौजवान जो पसंद कर रहे हैं, दोनों में से। चलिए मैं आपको सराइकी सुनाता हूँ। ठीक है। कोई लाल रुमाला से, कोई लाल रुमाला से मज़े हण जीवन दे जदा सजना दे नाल हासे। क्या बात है। रुसावदा रुसावदा रावी साकू परवाह नहीं जंदे नाल बावे, असा मनावना कोई नहीं भावे वदा नखरे विखावे, असा मनावना कोई नहीं भावे वदा नखरे विखावे।
बात पे है कि हमने मनाना नहीं है, चाहे वो नफरत दिखाता रहे। सारा जोर इसके ऊपर है। सीधी सीधी गाने में लड़ाई हो रही थी। अच्छा लेकिन गाने देखिए सर, आज कैसे मुझे ये बताया वैस, आजकल जैसे अब्दुर्रऊफ साहब कह रहे थे कि मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, लेकिन आवाम क्या सुनना चाहती है, इस चीज़ को गाते वक्त कीप इन माइंड रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। आधी हमारी यूथ है जिसे पॉप चाहिए, पॉप चाहिए, आधी हमारी यूथ है जिसे क्लासिकल ऐसा चाहिए, ही। आधी हमारी यूथ है जो कि पुराने गाने से, मैडम को मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और चूंकि हमें ये फैमिली में शुरू से बताया गया है कि ये रियल म्यूज़िक है। ऐसा ही। आपकी प्रेफरेंस क्या है गाने के एतबार से? असल में जो आजकल हमारा जो कंटेम्प्रेरी दौर है उसमें हमने यही देखना है कि ऑडियंस क्या चाह रही है, अपनी सोल के लिए, अपनी स्पिरिचुअल के लिए। आप जो भी गाएं वो तो आपकी सब्जेक्टिव नेचर है, आप जो भी अपनी मतलब सोल को खुश करने के लिए गा सकते हो। अगर मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़े तो मैं रियाज क्लासिकल से करता हूँ, बट मुझे अगर ऑडियंस को सुनाना हो तो मैं वो ज़्यादातर उर्दू सॉन्ग्स या सराइकी सॉन्ग्स जो कि ऑडियंस जो है ना वो थोड़ा मतलब ये गाने से वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड सॉन्ग्स में से जो है ना ये गाना जो एक अभी है। गाया था। जी जी, तो मैंने इसको गिटार पे गाया, लाइक प्रोबेबली आई विल बी द फर्स्ट वन जो इस गाने को गिटार पे गा रहा हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न आई एम गेटिंग लॉट ऑफ व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सिर्फ गिटार पे गाने की वजह सैकड़ों से। साल से आप कह रहे हैं कि हमने मनाना नहीं है, हमने मनाना चाहे नहीं है। नखरे दिखाता रहे। दिखाता बिल्कुल, रहे। देखिए, यार आप जो है। बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं, वो मुझे लगता है दिल आप में बच बनाने गई में है। बहुत कमजोर हैं। लेकिन सर पता है क्या बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब चीज़ों को मिक्सचर कर देते हैं तो देखिए चीज़ पुरानी है, बिल्कुल, लेकिन उसको मोल्ड नए अप कर देना अंदाज चाहिए, में ना ऐसे ही। उसको किया है। जी, जी। अच्छा, ये जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप रीमिक्स कर देते हो जी, चीज़ों जी, को, जी। पुरानी गज़लें चाहे वो राहत की हो और या चाहे वो नुसरत फतेह अली खान की हो, हमारे जो भी हैं, उनको अब आजकल लोग रीमिक्स करते हैं। ऐसे लोग इस बात पर तनकीद भी करते हैं कि नहीं, ख़राब कर दिया है। अच्छा, मुझे नहीं लगता इस तरह होना चाहिए, क्योंकि आर्ट में कोई डेलिमिटेशंस या कोई लिमिटेशंस नहीं है। आर्ट इज़ आउट ऑफ द बाउंड्रीज। तो आप जो भी कर रहे हो आपको करना चाहिए। अगर ऑडियंस पसंद कर रही है, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। अगर वो आपको अप्रिशिएट कर रही है तो मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग लाइक दिस। पुराने गानों को पकड़ के जो रिमिक्स किया जाता आप है, ज़रा थोड़ा सा आ जाए उसकी तरफ, जो नौजवान पसंद कर रहे हैं, आप समझते हैं, और उसको आप ज़्यादा गाते हैं, जो ज़्यादा गाते हैं। जो ज़्यादा देखा जाता है, सुना जाता है। चले श्योर, मैं बिल्कुल वही। वैसे सराइकी सॉन्ग्स काफ़ी मेरे वायरल हैं, बट ये गाना मतलब ये OST है रूपोश का, तो इसने रिसेंटली हाँ, बड़ा बहुत से व्यूज़ famous गाए है। थे। सर बड़ा होता है, गिटार भी खुद बजाना और गाना भी खुद है, दोनों चीज़ें एक साथ। ओ तू मिल गई तो लगा जैसे कितनी बेरूह थी जिंदगी। पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। हो के रूह पोश, रूह पोश, रूह पोश, हो के रूह पोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का। तेरी नजरों के सदके जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। हो के रूह पोश,
गुड वन। ये शौक से अपने रखा हुआ है कि ज़रा स्लो बीट वाले गाने गाने हैं या जी मतलब बस मुझे मेरा बस जॉनर इस तरह का लगा कि मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा मेलोडियस गाने का। मेलोडियस ज़्यादा हाँ, हो जो जी, जी। मतलब तो जो आजकल अगर कोई फरमाइश कर देते होंगे बच्चे कि नहीं जी हमें तो तेज़ वो लाइक वो थोड़ा Pop पॉप music एंड चाहिए, R&B pop चाहिए। music चाहिए। तो मैं वैसे ज़्यादा डिनाई करता हूँ इस तरह की म्यूज़िक को, मतलब मैं ऐसी महफिल में बैठता ही नहीं जहाँ पे मुझे अच्छा। जो है ना वो मतलब मेरी आर्ट को फॉर्मेट ना किया जाए। लाइक आर्ट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेंटेशन और मोटिवेशन। ठीक है। अच्छा वैसे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में हमने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी में खास तौर पे आपको हर जगह पे ना एक बच्चा नजर आएगा, उसने गिटार पकड़ा होगा, 4-5 उसके क्लास फेलो साथ बैठे होंगे। मतलब वी हैव सो मेनी सिंगर्स नाउअडेज ऑन सोशल मीडिया, इन रियल लाइफ ऐसा होता है। अब हमारे पास कसरत ज़्यादा है, क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम ऐसे है। ही। पहले ज़माने में गाया जाता था तो बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ अनप्लग्ड गाया जाता Unplugged था। गाया था, दैट इज़ बिल्कुल। कॉल्ड मौसीकी, दैट इज़ कॉल्ड बिल्कुल, म्यूजिक, बिल्कुल, दैट इज़ कॉल्ड समथिंग। जी। अब आपकी प्रेफरेंस क्या है? फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मजीद? और अगर OST अभी आपने गाया, OST की बड़ी डिमांड है आजकल, बिल्कुल, बहुत कोई demand है। ऑफर हुई है या इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं? अभी स्टिल मैं ग्रेजुएशन मेरी चल रही है, मेरा फाइनल ईयर बैचलर्स का है इंग्लिश लिटरेचर में। तो मैं चाह रहा हूँ अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी म्यूज़िक को सही टाइम दूँ, क्योंकि मैं टाइम दे नहीं पा रहा बिकॉज माई स्टडीज़ और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रह गए मेरी डिग्री में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे मतलब काफ़ी राब्ते हैं मेरी हमारी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। तो OSTs के हवाले से भी इंशाल्लाह आई विल परफॉर्म लॉट ऑफ फ्यूचर थिंग्स। इसी में बनाना है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, लाइक इट्स ऑल अबाउट लक। डिग्री कौन सी कर रहे हैं? इंग्लिश लिटरेचर तो इंग्लिश जिस तरह वो लिटरेचर करके हमने ज़बरदस्त, सिंगर बनना है। ज़बरदस्त। चले बस बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हम लोगों से इजाज़त भी इजाज़त मांगेंगे लेंगे, लेकिन सर एक लेकिन गाना भी जाने से सुनेंगे। पहले मतलब एक गाने की फरमाइश करके जाएंगे। आप लोगों से होगी मुलाकात इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए खुदाफिज़। लेकिन गाना आपको पेश करके सुनेंगे जाएंगे और जो उसके इनकी बाद पसंद का होगा और सराय की होगा। श्योर। पसंद आ गया अब जरूर सबको सिराय के गाना आपका। सराय की बड़ी मीठी ज़बान है, समझ में आती है आसानी से। बागां विच फुल कोई ना, बागां विच फुल कोई ना, अल्लाह मेरा जानदा ए तेरी अखियां दा मुल कोई ना, अल्लाह मेरा जानदा ए तेरी अखियां दा मुल कोई ना, मेरे गले दे आ गले हारा एक लड़